हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन इन बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस के रिगार्डिंग और भी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुका हूं, जैसे कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसकी बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सब हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि यदि आपके बीएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में बेलेनोग्लोसस की लाइफ साइकिल को भी पूछा जाता है, तब भी आप रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स को ही मेंशन करेंगे, ठीक है। यदि इसके लार्वल या प्री लार्वल डेवलपमेंट के बारे में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ पूछता है तो भी आप वही पॉइंट मेंशन करेंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डालीजिए रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बेलेनोग्लोसस में जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट मेथड्स के द्वारा होता है। नंबर फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है गिलक्रिस्ट, इन्होंने 1923 में बेलेनोग्लोसस कैपेंसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि बेलेनोग्लोसस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। दरअसल क्या है कि बेलेनोग्लोसस गर्मियों के मौसम में जब समर सीजन आता है तो उस समय इसका जो टेल वाला रीजन है, जो इसका ट्रंक वाला पार्ट है, वो जो है ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है, कट ऑफ होने लगता है, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में वो डिवाइड होने लगता है, टूटता रहता है। और टूटने के बाद वही जो छोटे छोटे पीस है, वही जो छोटे छोटे पार्ट है, वो विंटर सीजन में जाकर के एक नए बेलेनोग्लोसस की बॉडी को ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से बेलेनोग्लोसस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उल्लेख किया गया था। इसके बाद नंबर सेकंड आता है रीजनरेशन। बेलेनोग्लोसस में रीजनरेशन की भी अपार क्षमताएं होती हैं। इसमें लिखेंगे आप लोग, सुंड, कोलर तथा धड़ के टुकड़े शरीर के लुप्त भागों का रीजनरेशन करते हैं। यानी कि मान लीजिए बेलेनोग्लोसस की बॉडी कहीं से डैमेज हो जाती है, कोई पार्ट टूटकर गिर जाता है, तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। इसी को कहा जाता है रीजनरेशन। जैसे आप लोगों ने छिपकली की पूंछ को देखा होगा, अगर छिपकली की पूंछ कहीं से ब्रेकडाउन हो जाती है तो वो दोबारा से आ जाती है। इसी को कहते हो आप लोग रीजनरेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग नोट डाउन करेंगे, मेल एवं फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग जंतुओं में होते हैं। यानी कि मैं सिंपली कहूंगा कि इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी यहां पर अलग होगी, बट इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का अभाव होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आप उसे कहते हो जब मेल बॉडी अलग दिखाई पड़ती है, फीमेल बॉडी अलग दिखाई पड़ती है। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी आदमी को देखते हो, ह्यूमन के अंदर अगर आप किसी मेल को या आदमी को देखते हो तो आप दूर से ही देखकर बता सकते हो कि एक आदमी है, दाढ़ी है, मूंछ है, और भी कई सारे एक्सटर्नल और इंटरनल अपीयरेंस से हम बता सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप किसी फीमेल को देखते हो तो फीमेल को भी आप दूर से देखकर पहचान सकते हो कि हाँ ये फीमेल है। तो इसे आप कहते हो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि आप जो है मेल और फीमेल को पहचान सकते हो। लेकिन ये जो अपना बेलेनोग्लोसस है, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का अभाव रहता है। अभाव का मतलब आप ये देखकर पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, राइट। यानी कि बेलेनोग्लोसस में लैंगिक द्विरूपता का अभाव होता है। इसमें जो जनद होते हैं, जो गोनाड्स होते हैं, वो सिंपल होते हैं, ब्रांच व सैक के समान होते हैं, जो कि क्लोम जनन प्रदेश में अनेक अनिद्वैय कतारों में व्यवस्थित रहते हैं। डायग्राम के अंदर ऑलरेडी मैं इसको दिखा भी चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। वर्षण एवं अंडाशय में देखने पर कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है, राइट। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, इनके जो गोनाड्स होते हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इसमें जो गोनोडक्ट्स होती है, गोनोडक्ट्स आगे चल करके गोनोपोर में ओपन होती है, और इसी गोनोपोर यानी इसी छिद्र के द्वारा जो गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं, वो बाहर समंदर के अंदर यानी पानी के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। अब जरा सोचो कि अगर पानी के अंदर गैमीट्स को रिलीज किया जा रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन यहां पर एक्सटर्नल होगा, क्योंकि वो गैमीट्स बाहर ही फर्टिलाइजेशन करते हैं।
आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, प्रत्येक गोनाड में एक संकीर्ण ग्रीवा होती है जो गोनोपोर द्वारा बाहर खुलती है। गोनोपोर्स जो होते हैं वो गिल पोर्स के बाहर की ओर स्थित होते हैं और गोनाड्स की दीवार जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। स्पर्म का सिरा गोल होता है तथा पूंछ जो है कसाब के समान होती है, यानी टेल भी प्रेजेंट रहती है जो कि एक तरीके से फ्लेजिल्ला के समान होती है। यानी कि सिंपली मैं कहूं तो स्पर्म का सिरा जो होता है वो गोल होता है और इसमें टेल प्रेजेंट रहती है और जो टेल रहती है वो कसाब के समान होती है। अंडाणु जो होते हैं वो छोटे होते हैं तथा इनमें पीतक बहुत कम होता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट को समझाने से पहले एक बात मैं यहां पर क्लियरली मेंशन कर देता हूं स्टूडेंट, इनमें जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और वो आपस में फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट का फेज, ठीक है, जिसे आप कहते हो प्री लार्वल डेवलपमेंट। देन उसके बाद आता है लार्वल डेवलपमेंट। हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेलेनोग्लोसस, यानी बेलेनोग्लोसस में डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने देखा वो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। एग्जाम पेपर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जाता है वो यही है, वो है डेवलपमेंट। बेलेनोग्लोसस में निषेचन जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहर समुद्र के जल में होता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और सेगमेंटेशन कंप्लीट एवं समान होता है। जो खंडी भवन होता है वो पूर्ण होता है और समान यानी इक्वल होता है और इसके फल स्वरूप ब्लास्टुला बनता है। मैं आपको भी डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा, जो कि अंतर्वलन यानी कि इन्वेजिनेशन करके वो गेस्ट्रूला बनाता है, यानी ब्लास्टुला कन्वर्ट होता है गेस्ट्रूला में। बेलेनोग्लोसस कोआलेवस्की में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है और बेलेनोग्लोसस बिमिनेंसिस में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि बेलेनोग्लोसस के डिफरेंट स्पीसीज के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। किसी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, किसी में डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज कॉमन है, दोनों में ही डेवलपमेंट की जो आरंभिक अवस्थाएं, जो स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं वो समान होती हैं। राइट, अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट डेवलपमेंट की तो इसमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं आती, उसमें कोई मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता। इसमें जो है जो यंग होता है वो डायरेक्टली एडल्ट के स्मॉल वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है या बोर्न होता है। राइट, लेकिन यदि हम बात करें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की तो वहां पर लार्वल स्टेजेस होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होते हैं। स्टूडेंट्स, प्री लार्वल डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको डायग्राम ए पर फोकस करना होगा। ये जाइगोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मेल और फीमेल गैमीट्स सी वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं और वहीं पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट यहां पर दिखाया गया है। अब इस जाइगोट के अंदर स्टूडेंट्स क्लीवेज होते हैं, ठीक है। अब इसका डेवलपमेंट होगा जिसके अंदर क्लीवेज होगा और क्लीवेज इसमें होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है। राइट, यानी कि यहां पर कंप्लीट सेल के अंदर क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने के बाद ये जो है एक स्ट्रक्चर बनाता है, गेंद की तरह स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है मोरूला, ठीक है। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे इसमें क्लीवेज होता है ऐसे ऐसे जो है एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है गेंद की तरह, जिसे आप बोलते हो मोरूला। अब मोरूला के अंदर आगे डेवलपमेंट होता है तो इसमें जो सेल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं एक रो में इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं और बीच में खाली स्पेस रहता है, एक जगह बच जाती है जिसे आप बोलते हो कैविटी, ठीक है। ये जो आप कैविटी देख रहे हैं इसी कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील कैविटी। राइट, और ये मोरूला से ब्लास्टुला बनने में लगभग 15 घंटे लग जाते हैं और ये जो है कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसील कैविटी में और इसे आप कहोगे ब्लास्टुला, ठीक है। मोरूला अब कन्वर्ट हो चुका है ब्लास्टुला में। अब इस ब्लास्टुला के अंदर अंतर्वलन होता है, ठीक है, यानी कि इन्वेजिनेशन होगा। इन्वेजिनेशन होने से आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स की यहां से कुछ सेल्स जो है वो अंतर की तरह इनफोल्ड हो चुके हैं। राइट, इसे आप कहोगे अब यहां पर जो पोर बन गया है, यहां पर एक नई कैविटी बन गई है जिसे आप बोलते हो आर्केंट्रोन और इस पोर को आप बोलते हो ब्लास्टोपोर्स। राइट, अब देखिए डायग्राम एफ पर फोकस कीजिए। अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर नई नई स्ट्रक्चर डेवलप हो चुके हैं। बीच में एक कैविटी आपको दिखाई पड़ रही है, ये आर्केंट्रोन कैविटी है और एक नया स्पेस, एक नई कैविटी बन जाती है जो कि सेकंड कैविटी है, इसे हम बोलते हैं प्रोटोसील कैविटी, ठीक है। एक स्मॉल सी कैविटी यहां पर ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रही है, यहां पर बन चुकी है एपिकल थिकनिंग, ठीक है। और यहां से दिखाया गया कि ब्लास्टोपोर जो होते हैं वो क्लोज हो चुके, बंद हो चुका है, ठीक है। तो अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान से देखिए दो कैविटी बन गई है, एक आर्केंट्रोन और दूसरी जो कैविटी है वो प्रोटोसील कैविटी है। आगे देखिए आगे क्या होता है। अभी मैं यहां पर थ्योरेटिकली भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यहां पर हम थोड़ा सा डायग्राम को देखकर चीजों को समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर डायग्राम जी के अंदर देखो, जी के अंदर देखने से पता चलता है कि इसमें एपिकल टफ्ट यानी सीलिया की तरह स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। जहां पर एपिकल थिकनिंग थी उसके जस्ट ऊपर की तरफ कुछ सीलिया की तरह स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं जिसे आप बोलते हो एपिकल टफ्ट। और उसके बाद ये जो आपकी प्रोटोसील कैविटी है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती है और यहां पर एक पोर बन जाता है जिसे आप बोलते हो हाइड्रोपोर। ये जो हाइड्रोपोर होता है ये जो है एक्सटर्नल
एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे की तरफ देखोगे जो कैविटी है आर्केंट्रोन है, ठीक है। ये दोनों कैविटी डिवाइड हो जाती है, जबकि ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा था ये दोनों कैविटी यहाँ पर एक जैसी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों कैविटी डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाली कैविटी प्रोटोसील कैविटी कहलाती है, नीचे वाली कैविटी आर्केंट्रोन कहलाती है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर माउथ भी डेवलप हो चुका है। ये आपका इसोफेगस वाला रीजन है, ये इसमें प्रोटोसील कैविटी है जो कि दिखाई पड़ रही है, ये आपका हाइड्रोपोर है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ एनएसबी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, इंटेस्टाइन, और ये बीच में स्टमक वाला रीजन बन जाता है, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। स्टमक वाला जो रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ये कैसे डेवलप होता है? ये जो है जो हमारी आर्केंट्रोन कैविटी थी, ये जो आपको आर्केंट्रोन दिखाई पड़ रही है, इसी से स्टमक डेवलप होता है। इसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डायग्राम, इसमें एपिकल टफ्ट ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, हाइड्रोपोर यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये आपका माउथ दिखाई पड़ रहा है, ये आपका एनएस है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, यानी लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है बेलोनोग्लोसस के वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट डायग्राम देखिए, यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, यहां पर अब इसमें सिलियरी बैंड्स भी आपको दिखाई पड़ेंगे। ये जो आपको सिलियरी बैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो है फूड इंगेशन में हेल्प करते हैं। छोटे छोटे सीलिया होते हैं, स्मॉल सीलिया होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फूड इंगेशन में। इसके बाद ये जो आपको सिलियरी बैंड दिखाई पड़ रहे हैं, सिलियरी बैंड्स को आप कहते हो टीलोटॉर्च। ये जो टीलोटॉर्च होते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो पूरा लार्वा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके लोकोमोशन में ये जो है हेल्प करते हैं। इसके जो सीलिया होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ये इसमें स्टमक वाला स्ट्रक्चर है, ये इसका एनएस वाला पार्ट है। देन उसके बाद और भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसके माध्यम से लार्वा के अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लार्वा बनता है जिसे आप बोलते हो टर्नेरिया लार्वा, और टर्नेरिया लार्वा के बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसे भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि बेलोनोग्लोसस के अंदर 2 तरीके से डेवलपमेंट होता है। इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में। डायरेक्ट डेवलपमेंट करने वाले जातियों के अंडे जो होते हैं, जो एग होते हैं, वो बड़े होते हैं और अधिक पीतक वाले होते हैं। सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन पूर्ण भंजी यानी होलोब्लास्टिक व इक्वल होता है, जिसके फल स्वरूप ब्लास्टूला बनता है, और यह छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। तथा इसकी कैविटी को, इसकी जो सेंट्रल कैविटी है उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि कैसे जो है ब्लास्टोसील कैविटी डेवलप हो जाती है, और ब्लास्टोसील कैविटी में कैसे इनफोल्ड होता है, और वो इनफोल्ड होकर के एक नई कैविटी बनाती है जिसे हम बोलते हैं आर्केंट्रॉन। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, शीघ्र ही ब्लास्टूला चपटा हो जाता है तथा इसमें इन्वेजिनेशन यानी अंतर्वलन बनना प्रारंभ हो जाता है, और यह गहरा होकर के आर्केंट्रॉन बनाता है, जैसा कि हमने डायग्राम के अंदर भी देखा था, जो ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर खुलता है। इस अवस्था में यानी इस स्टेज में एम्ब्रियो के चारों ओर छोटे सीलिया होते हैं। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली पक्षमों का भी एक वलय होता है जिसे हम टीलोटॉर्च कहते हैं। टीलोटॉर्च जो होते हैं ये लोकोमोशन में स्पेशली हेल्प करते हैं क्योंकि इनके सीलिया बड़े होते हैं। शीघ्र ही ब्लास्टोपोर बंद हो जाता है और एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यह अवस्था जो है वो गैस्ट्रूला स्टेज कहलाती है। तो हमने देखा था कि कैसे ब्लास्टूला से जब उसमें डेवलपमेंट होता है तब वो गैस्ट्रूला में चेंज हो जाता है। अंड भेदन प्राय इसी अवस्था में होता है और स्वच्छ तैरने वाला भ्रूण यानी एम्ब्रियो अंडे से बाहर निकल आता है। इसके लंबा होने पर इसमें एक ट्रांसवर्स खांच विकसित होती है और खांच वाले स्थान पर इन्वेजिनेशन के फलस्वरूप माउथ बनता है तथा ब्लास्टोपोर वाले छोर पर गुदा यानी कि एनस विकसित होता है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे वो जो कैविटी थी उनमें मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें डेवलपमेंट होता है जिससे कि माउथ, स्टमक और एनस में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। माउथ प्रकट होने से पूर्व आगे की ओर आर्केंट्रॉन से एक अधनाल यानी डाइवर्टिकुलम बनकर अलग हो जाती है। इसकी कैविटी सुंड की सिलोमिक कैविटी को प्रदर्शित करती है। कोलर एवं ट्रंक की युगल सिलोमिक कैविटी सुंड की गुहा को यानी कि सुंड की कैविटी को पश्च दीवार से ऊर्ध्व के रूप में अथवा फिर से सीधे आर्केंट्रॉन की दीवार से विकसित होती है। और इसके बाद फाइनली क्या होता है कि कॉलर वाले भाग में एक ट्रांसवर्स खांच बनने से एम्ब्रियो का जो शरीर है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। एक तो आगे वाला भाग, दूसरा मध्य वाला भाग, तीसरा पश्च भाग। अब देखिए आगे वाला जो भाग होता है उसे हम प्रोबोसिस कहते हैं, सुंड कहते हैं, और मध्य वाला जो भाग होता है उसे हम कॉलर वाला रीजन कहते हैं, कॉलर रीजन, तथा जो पिछला भाग होता है पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं। ठीक है, उससे क्या बनता है, ट्रंक। एक जोड़ी छिद्रों के प्रकट होने से, अपीयर होने से जो क्लोम रीजन होता है वो धड़ से अलग स्पष्ट हो जाता है, और ये पोर यानी ये छिद्र क्लोम दरारों या क्लोम छिद्रों की प्रथम जोड़ी को प्रदर्शित करते हैं। बाद में इनके पीछे की ओर क्लोम छिद्र बन जाते हैं। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में। अब थोड़ा सा हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को भी देख लेते हैं।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करने वाली जातियों के अंडे जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। गैस्ट्रूला अवस्था के पश्चात एम्ब्रियो एडल्ट में परिवर्धन न करके टर्नेरिया लार्वा बनाता है। तो मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर लार्वा बनता है और उसमें मेटामॉर्फोसिस भी होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए टर्नेरिया लार्वा। बीएससी के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार टर्नेरिया लार्वा के बारे में पूछा गया है, तो आप इसके रिगार्डिंग नोट्स भी बना सकते हैं और ये डायग्राम भी आपको बनाना होगा। ठीक है, यह बेलेनोग्लोसस का फ्री स्विमिंग करने वाला लार्वा है और स्ट्रक्चर एवं आकृति में यह इकाइनोडर्म के बाइपिनेरिया लार्वा से मिलता जुलता है। इसका शरीर पारदर्शी एवं शंकुआकार यानी कॉनिकल होता है और जिसका आकार जो है 1.4 मिलीमीटर होता है। इसके शरीर में कई सिलिएटेड बैंड्स होते हैं। इनमें से एक प्री ओरल सिलिएटेड बैंड होता है और यह प्री ओरल लोब के चारों ओर स्थित होता है। यह मुखपुर पॉली की अधिकांश सतह पर फैला रहता है और इस प्रकार एक पोस्ट ओरल बैंड माउथ के चारों ओर स्थित होता है और यह आसपास के पानी में से भोजन को एकत्रित करता है, फूड को कलेक्ट करता है। पिछले सिरे पर एक और पक्षमाभी पट होता है, इसे हम टीलोटॉर्च कहते हैं। शरीर के अगले सिरे पर एक एपिकल प्लेट होती है, यह तंत्रिका केंद्र है, नर्व सेंटर है, जिसमें कि तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल्स, नेत्र बिंदु यानी आई स्पॉट तथा एक शीर्ष एपिकल टफ्ट आदि होते हैं। आहार नार यानी एलिमेंट्री कैनाल छोटी किंतु एक चौड़ी नली के रूप में होती है। माउथ अधर तल पर तथा एनस जो होता है वो अंतिम छोर पर स्थित होता है। आंतरिक रूप से यानी इंटरनली बॉडी के अंदर एक प्रोटोसील और प्रोबोसिस कैविटी होती है जो कि प्रोबोसिस पोर द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। तो इस तरीके से आप लोग टर्नेरिया लार्वा के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसका आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। इसके डायग्राम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ये देखिए स्टूडेंट्स। इसका माउथ रहता है, ये इसका स्टमक वाला पार्ट है, ये इसमें इंटेस्टाइन है, इसका एनुलर पार्ट है, ये इसमें हाइड्रोपोर होती है, ये इसकी प्रोटोसील कैविटी है, ये इसका आई टफ्ट, ये इसका आई स्पॉट रहता है, ये इसमें एपिकल टफ्ट प्रेजेंट है, ये इसकी एपिकल थिकनिंग है, ये इसमें सीलियरी बैंड्स आपको दिखाई देंगे, ये इसका इसोफेगस होता है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इसके टर्नेरिया लार्वा का डायग्राम भी आप लोग एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायग्राम रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, एग्जामिनर आपको कंप्लीट मार्क्स देता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फाइनली मेटामॉर्फोसिस, यानी कि रिप्रोडक्शन के डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस के इस पॉइंट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, कुछ समय तक के स्वच्छ रूप से तैरने के बाद यानी फ्री स्विमिंग करने के बाद लार्वा समुद्र के तल पर बैठ जाता है। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस के समय इसके पक्षमाभी पट लुप्त हो जाते हैं। मुख पूर्व भाग पर समान रूप से सीलिया यानी पक्षम के विकसित होने पर सुंड बनता है और सुंड के आधार पर विकसित संकीर्ण इसे कॉलर से सेपरेट करता है यानी पृथक करता है और जो धड़ है वो लंबा हो जाता है और इस प्रकार हमारा जो प्रौढ़ जंतु होता है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करता है और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग बेलेनोग्लोसस के रिप्रोडक्शन के अंदर इसे एक्सप्लेन करेंगे। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और डायग्राम के नाम पर मैंने आपसे कहा सिर्फ और वही जो डेवलपमेंट का डायग्राम स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था वही आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसे रिप्रेजेंट करना होगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।